गुड इवनिंग। तो आज इस एपिसोड में हम लोग आयरन और स्टील का बचा हुआ पोर्शन करेंगे। आफ्टर दैट वील गो इन फॉर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद फिर कॉपर, और उसके बाद फिर मेटल्स वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। नॉन मेटल्स में आप लोगों को स्कूल की एग्ज़ाम के हिसाब से और बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से सिर्फ जनरल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका। मूड अगर आया तो मैं आप लोगों को नॉन मेटल्स में सल्फर का एक्सट्रैक्शन पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन इज सल्फर। तो सल्फर का कैसे निकालते हैं, माइनिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं। एनीवे, तो फिर आयरन, जो अपना कास्ट आयरन निकाला, मैंने आप लोगों को बोला था कि उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं। एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन विच इज़ मेड इन एलडी कन्वर्टर। फिर उसमें जैसे जिस टाइप का आपको एलॉय बनाना है, फॉर एग्जाम्पल रॉट आयरन आपके पास है, आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंट एलॉय कौन सा होता है, मैंगनीज स्टील। तो आप उसके अंदर मैंगनीज डाल दो, आपका एलॉय बन जाएगा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मैंगनीज स्टील। उसी तरीके से स्टेनलेस स्टील अगर चाहिए, आप क्रोमियम निकल कुछ भी डाल दो उसके अंदर, आपका स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो एलडी कन्वर्टर के बाद आपका रॉट आयरन और अलग अलग टाइप के स्टील्स, ये आपको उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज बनकर मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें आयरन की, तो आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल। क्लास में मैं 9th में पढ़ाता हूँ, आप लोग जो नए लोग हो उनको आइडिया कम होगी, लेकिन अब वो क्लास में पढ़ाने वाली बात है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ऐसा होता है, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे होते हैं विच हैव गॉट ड्यूअल और मल्टीपल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, टिन, लेड, गोल्ड एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब उसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 और 3। 2 को बोलते हैं फेरस और 3 को बोलते हैं फेरिक। 2 को बोलते हैं फेरस और 3 को बोलते हैं फेरिक। ओके, बहुत जोरदार मज़ेदार चीज़ है ये। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप आयरन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको मिलेगा FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl2 फेरस क्लोराइड। और वही अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको फेरिक क्लोराइड FeCl3 मिलेगा। इस तरीके से इट जस्ट डिपेंड्स कि रिएक्शन में क्या मिलेगा। पहले केस में आयरन की वैलेंसी 2 हो जाती है, और दूसरे केस में एक्साइटेड स्टेट होने की वजह से आयरन की वैलेंसी 3 हो जाती है। मतलब इट हैज गॉट ड्यूअल वैलेंसी। ओके, दैट मीन्स इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हेन यू रिएक्ट आयरन विद ऑक्सीजन। तो ये आयरन विद ऑक्सीजन ऐसे ही रिएक्ट नहीं करा सकते, आपको रेड हॉट आयरन लेना पड़ता है और उसमें से हॉट एयर पास करना पड़ती है। रेड हॉट आयरन में से हॉट एयर पास करना पड़ती है, तब कहीं जाकर आपका Fe3O4 बनता है, दैट इज फेरोसो फेरिक ऑक्साइड विच इज मैग्नेटिक इन नेचर, विच इज मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, फिर डैम्प एयर के साथ, जैसे बारिश में मानसून वगैरह में बारिश के समय जो एयर रहती है अपन उसको डैम्प एयर बोल सकते हैं। तो डैम्प एयर में क्या क्या रहेगा, एयर का ऑक्सीजन, वाटर, और उसके साथ अगर आप आयरन को रिएक्ट कराओ,
तो आपको जो चीज मिलती है उसको आप लेमन टर्म्स में बोलते हो रस्ट। एंड व्हाट इज रस्ट? 4Fe प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 3H2O gives you Fe2O3 plus 2 Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दिस इज योर रस्ट, यानी कि जंग। ये आपका रस्ट है। ओके, इनफैक्ट इंडिया या इंडिया नहीं, वर्ल्ड में जितना आयरन और स्टील बनता है, वर्ल्ड में जितना आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है उसका 33% पुराना जो आयरन एंड स्टील है वो रस्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए इतनी खतरनाक चीज है ये रस्ट। रस्ट क्या है? कंपाउंड फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के और वाटर के साथ रिएक्ट करके। ओके, तो इसलिए इसको प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन की मेथड्स में आपको आगे बताऊंगा। फिर एक्शन ऑफ एसिड्स में पहले ही बता चुका हूँ कि डाइल्यूट HCl लो तो FeCl2 बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लो तो क्या बनेगा? FeCl3। ओके, इस तरीके से सॉल्ट्स बनते जाएंगे मिनरल एसिड्स के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्ट अगर आप कराओ, मतलब क्लोरीन के साथ अगर इसको हीट करेंगे आयरन को, तो आयरन विल रिएक्ट क्लोरीन विद क्लोरीन टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड FeCl3। ओके, उसके बाद फिर सल्फर के साथ अगर आप आयरन को हीट करते हो, आयरन पाउडर लो, सल्फर लो, दोनों को हीट करो, तो आपका एक ब्लैक सब्सटेंस विच इज नॉन मैग्नेटिक एक ब्लैक सब्सटेंस बनेगा विच इज नोन एज फेरस सल्फाइड FeS। ओके, तो अब हम आते हैं रस्टिंग एंड करोजन यानी रस्टिंग एक ही बात है, बस वो दो नाम अलग अलग हैं, ठीक है। और उसका प्रिवेंशन, हाउ डू यू प्रिवेंट? रस्ट कैसे बनता है आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हो। रस्ट से नुकसान कितना होता है ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब हम ये जो नुकसान होता है ये प्रिवेंशन करने के बाद, जहाँ पर प्रिवेंशन करते हैं उसके बावजूद इतना होता है, तो सोचो अगर अपन प्रिवेंशन के उसमें नहीं जाते तो क्या हाल होता। आयरन के भी रेट हो जाते कॉपर वगैरह के जितने। फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते तो उसको खरीदने की औकात किसकी रहती, ये भी सोचना चाहिए। ओके, तो रस्ट जो है ये डैम्प एयर में, मतलब सबसे ज़्यादा रस्टिंग कब होगी? अपने इंडिया में मानसून्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा रस्टिंग। ओपन स्पेस में कहीं भी छोड़ दो, 6 महीने बाद आप जाकर देखोगे तो ग्रे कलर से उसकी सरफेस लाल कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि Fe2O3 बनेगा ना, लाल कलर का होता है। अपन ने और में देखा था कि मिनरल के कलर की वजह से वो लाल सा कलर रहता है, ईंट के जैसा कलर, वैसा कलर आपको रस्ट का मिल जाएगा। ओके, तो इसको प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहली बात तो सबसे मेन प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एक सबसे पहले जो प्रिवेंशन में बताऊंगा दैट इज नोन एज सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन ऑफ करोजन। सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन ऑफ करोजन। एंड दिस सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन मतलब कोई चीज़ दूसरी को सेक्रीफाइस कर दो जिससे कि जो मेन चीज़ है वो बच जाए। जो मेन चीज़ है वो बच जाए। शिखंडी को आगे खड़ा कर दो तो अर्जुन बच गया, उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन ऑफ करोजन। अब किसको महाभारत आती है क्या मालूम, तुम लोग सब गए तो वो एनीवे। चलो, तो सैक्रिफिशियल करोजन ऑफ प्रिवेंशन में किसी दूसरी चीज़ को मार के आयरन अपने आप को बचाता है।
और इसका मेन तरीका है विच इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, विच इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा होगा ना ये नालीदार चद्दरें जिसको बोलते हैं, जो शीट जिसको आप टीन बोलते, टीन, जबकि वो टीन नहीं रहता, वो टीन नहीं रहता, लेकिन अपनी नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं उसको। ओके, एक्चुअली इट इज नॉट टीन, ठीक है। टीन इज Sn एंड आयरन इज Fe। ये स्टील का बना हुआ रहती है, वो जो चद्दरें होती हैं वो स्टील की बनी हुई रहती है। अब प्लेन स्टील की आप वो चादर बना लो और बाहर शेड डाल दो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विद इन 2 years और 2.5 years इट विल रस्ट, और लाल लाल कलर हो जाएगा और वो पतला सड़ने लगेगा, छेद हो जाएंगे उसमें, और वो शेड जो बनाया है वो शेड की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें से पानी टपकेगा, उसमें से पानी टपकेगा। ओके, क्या काम है? और जंग लगेगा, किसी का हाथ पैर में लग गई, टिटेनस का इंजेक्शन लगो, तकलीफ का काम है। तो क्या करें? Sacrificial prevention of corrosion, that is galvanization. What is galvanization? Galvanization is coating of zinc on that sheet. Coating of zinc on that sheet is known as galvanization. तो अंदर स्टील की चादर है और उसके ऊपर एक लेयर कोटिंग जैसा पेंट करते हैं, उस तरीके की प्रोसेस है एक दूसरी, उससे वो गैल्वेनाइज किया जाता है उस चादर को। ओके, किस चीज़ से गैल्वेनाइज किया जाता है? जिंक से। अब आप लोगों को ये तो याद हो गई, पहली क्लास का पहले एपिसोड का मेटल नॉन मेटल के। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि आयरन बाद में है, जिंक पहले। इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो व्हाट इज डन? जिंक की कोटिंग अगर आपने लगा दी है तो अंदर का आयरन जो है उसको बचाने के लिए ये जिंक अपना बलिदान दे देगा, सेक्रीफाइस दे देगा, इसलिए सेक्रीफिशियल प्रिवेंशन। जिंक को अटैक करेगा मॉइस्चर एंड एयर, जिंक को मॉइस्चर एंड एयर अटैक करेगा, देयर बाय मेकिंग जिंक ऑक्साइड विच इज द रस्ट ऑफ जिंक। ओके, देयर बाय अंदर की जो स्टील है जिससे वो बना हुआ है, स्टील बचेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंपल चादर अगर स्टील की लाके लगाओ तो 2-2.5 साल, गैल्वेनाइज शीट अगर आप लगाओ 7-8 साल, 10 साल, जाना है ही, खत्म होना है ही, लेकिन उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन हो जाता है। उसके अलावा दूसरा है कोटिंग, कोटिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कोटिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि आपकी अलमारी अगर की आप स्टील की लाए, आप लोग तो लोहे की बोलते हो उसको, दैट इज नॉट लोहे की, दैट इज स्टील की अलमारी। तो आप देखते हो कि स्टील की अलमारी पर पहले प्राइमर लगा हुआ रहता है और प्राइमर के ऊपर फिर पेंट का स्प्रे रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। प्राइमर क्या है? मोस्टली Fe2O3, और उसके ऊपर पेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट डज नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर और एयर। जैसे आपकी प्लास्टिक की बोतल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका टप्परवेयर का सामान ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो वो बरसों बरस तक सड़ते रहता है, हजारों साल तक चल जाता है। टूट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो हजारों साल तक चलता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ से। तो इसलिए कोटिंग अगर आप करते हो पेंट की, एक्रिलिक पेंट वगैरह, एक्रिलिक मतलब बात हो रही हुई ना, एक्रिलिक पेंट वगैरह अगर करते हो तो वो जो पेंट है दैट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द डैम्प एयर एंड द स्टील, दोनों के बीच में
एक क्या हो गई, एक लाइनिंग बन गई है, एक बफर बन गया है, और वो बफर जो है वो कांटेक्ट में आने से रोकता है स्टील को। आप कहीं से एक जगह से पेंट खुरच दो और एक अलमारी को वैसे ही पड़ा रहने दो। अभी इस उम्र में करोगे तो कम से कम 50 साल की उम्र में देख पाओगे, ठीक है। आप देखोगे कि अंदर अंदर घुस के जिसमें आपने स्क्रैच किया है वो अलमारी में तो रस्ट भयानक लग जाएगा, खराब हो जाएगी, और ये जो दूसरी अलमारी है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। तो करोजन का प्रिवेंशन के और भी कई तरीके हैं। जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ को गैल्वेनाइज करते रहो या पेंट करते रहो। जैसे ऑयल के अंदर, ऑयल में डुबाकर या ऑयल का सरफेस के ऊपर लगाकर और उसके ऊपर कागज़ वगैरह लगाकर रखना जिससे कि रस्ट नहीं लगे, वो भी एक कोटिंग के लिए, बफर के लिए के तरह से काम करता है। और भी कई तरीके हैं, एनोडाइजिंग है, उसके बाद और दूसरे कई तरीके के हैं। कुछ ऐसे हैं जो करोजन के साथ हार्डनिंग का भी काम करते हैं, जैसे नाइट्राइडिंग वगैरह होती है, लेकिन वो अभी तुम लोगों को 15 साल की उम्र में ये सब समझने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एनीवे, तो अब अपनी अलॉयज़ की बात हो गई कि अलॉयज़ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, एलडी कन्वर्टर के बारे में बात हो गई कि प्यूरीफाई कैसे किया जाता है आयरन। अब हम लोग अगले एलिमेंट पर बढ़ते हैं, विच इज़, अगले मेटल पर बढ़ते हैं, विच इज़ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना आज से 200 साल पहले तक इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब कमर्शियली वायबल कोई प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया जिससे कि बल्क क्वांटिटी में आप एल्यूमिनियम निकाल सकें। इवन दो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट यानी सरफेस के ऊपर की जो 65 किलोमीटर की लेयर है, अबाउट 65 किलोमीटर की जो लेयर है मैक्सिमम, उसको क्रस्ट बोलते हैं। आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई और है तो दैट इज़ बॉक्साइट, दैट इज़ बॉक्साइट। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि एल्यूमिनियम निकालना बहुत डिफिकल्ट, और क्यों, इसकी बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने आयरन का देखा कि Fe2O3 जो रहता है, Fe2O3 जो रहता है उसको गला देते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं Fe2O3 को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है ऊपर और आपका आयरन रह जाता है। ठीक है, आयरन रह जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों? चलो देखते हैं। सपोज करो कि कोई फर्नेस होती और वो फर्नेस में आप बॉक्साइट Al2O3 का ओर उसमें डालते और उसको गर्म करते और उसको गर्म करते। अब आयरन में और एल्यूमिनियम में एक बेसिक फर्क है। Fe2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे आयरन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। Fe2O3 का मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है, एल्यूमिनियम में उल्टा है। Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई है कि उससे पहले ही एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो अगर आप फर्नेस में गर्म करने के लिए जाओगे उसको तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच कर जाएगा, एल्यूमिनियम अलग उड़ जाएगा, ऑक्सीजन अलग उड़ जाएगा, आपके हाथ में ठेंगा कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके, तो इस प्रॉब्लम का रेमेडी तब हुई
इस प्रॉब्लम की रेमेडी तब हुई जब आपका इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रिसिटी की जब डिस्कवरी हुई तब ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन अकेले इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी से ही काम नहीं चल पाया। अकेले इलेक्ट्रिसिटी से भी काम नहीं चल पाया। शायद मैंने पहले किसी एपिसोड में ये बोला था कि अगर किसी चीज़ में इम्प्योरिटी मिला दो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कि अपने को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है, इसलिए आपका जो बॉक्साइट ओर है वो इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड रहना चाहिए कि 2-3% से ज़्यादा उसमें गैंग मटेरियल नहीं रहे। तीसरा, अपने को Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए, कि जिसको अगर अपन इसके अंदर मिक्स करें Al2O3 के अंदर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसको यूटेक्टिक बोलते हैं हमारी मेटलर्जी की भाषा में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो। तो ये खोज करना था कि भैया ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको Al2O3 में मिक्स करो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी होना ज़रूरी था। ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से एल्यूमिनियम का बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा। अब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो गई और उसके बाद जो मटेरियल था जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए उसकी भी खोज की गई, और वो मटेरियल था क्रायोलाइट। द फॉर्मूला इज Na3Al(F6). Na3Al(F6), which is known as cryolite. ओके, क्रायोलाइट को जब आप Al2O3 में मिलाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है कि उससे ज़्यादा बढ़ जाता है एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट, विच इज़ टू लेस। ठीक है, ये सब चीज़ें जब मिली एक साथ, तो आपका एल्यूमिनियम की मेटलर्जी बल्क क्वांटिटी में शुरू हुई। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी क्या बोलती है? पहली तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, उसके बाद क्रशिंग ग्राइंडिंग यानी कि गायरेटरी क्रशर्स आज के ज़माने के हिसाब से, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन यानी बायर्स प्रोसेस, उसी में साथ में रोस्टिंग हो जाता है। जब आखिरी प्रोसेस होती है बायर्स प्रोसेस में, जब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हो तो Al2O3 मिल जाता है और वाटर वेपर उड़ जाता है, तो आपका बिल्कुल ड्राई बढ़िया Al2O3 मिला। फिर उस Al2O3 को ले जाते हैं एक छोटी ब्लास्ट फर्नेस हर जगह लगती है, ध्यान रखना। एक छोटी ब्लास्ट फर्नेस, वहाँ उस Al2O3 को, विच इज़ प्यूरिफाइड, बहुत प्योर रहता है, उसमें ये क्रायोलाइट यानी कि Na3Al(F6) मिलाते हैं। ओके, और उसी के साथ साथ कोक मिलाते हैं, कोक भी डालते हैं, और उसको छोटी ब्लास्ट फर्नेस, उतनी बड़ी नहीं जितनी कि आयरन की रहती है, उससे काफ़ी छोटी होती है, वहाँ पर वो फर्नेस के अंदर उसको उसी प्रोसेस से हीट करते हैं। कौन सी? एयर एट 1100 डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो उसमें होता ये है कि ये हमारा
उसके अंदर का जो बचा हुआ गैंग मटेरियल है, जैसे Fe2O3 रहता है, SiO2 रहता है, जो कि पूरी तरह से गायब नहीं होता है जब केमिकल कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ये सब स्लैग बन के अलग हो जाता है। और उसी के साथ साथ क्रायोलाइट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है। तो मोल्टन Al2O3 विद क्रायोलाइट जो अपने को मिलता है, इसको हम ले जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर। इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर इस रंग का होता है, जैसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर होता है ये। अब आप क्या है, जब तक देखो नहीं तब तक आप लोगों को उसकी फील नहीं आ पाएगी कि ये कितने बड़े बड़े होते हैं। ओके, उसको यहाँ पर लंबा चलेगा आज। ये एक हैवी मेटल प्लेट से, स्टील प्लेट से बना हुआ एक कंटेनर होता है, बहुत बड़ा। इसके अंदर सबसे पहले तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगाई जाती है, जिससे कि हीट बाहर डिसिपेट ना हो पाए। ओके, तो ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगी रहती है, और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के बाद उस लाइनिंग के ऊपर जो, जैसे अपना ये प्लास्टर है, उस ढंग से ग्रेफाइट का प्लास्टर किया जाता है। ग्रेफाइट का ध्यान रहे, बीच में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इसलिए कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी, इसके ये काले वाले जो प्लेट है, इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए पहले रिफ्रैक्टरी के बाद फिर जो प्लास्टर है वो लग जाता है आपका ग्रेफाइट का। वाई? बिकॉज ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट और ये मेटल प्लेट के बीच में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग रहती है, और ये जो ग्रेफाइट का प्लास्टर है, इसको कनेक्टेड रहता है नेगेटिव टर्मिनल पावर सोर्स का। दिस इज डीसी करंट, ध्यान रखना, एसी करंट नहीं है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्रेफाइट के साथ कनेक्टेड रहता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है पावर सोर्स का, वो ये एनोड्स जो हैं, ये जो ग्रेफाइट का लेयर है, दिस एक्ट्स एज ए कैथोड, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो पॉजिटिव है ये कनेक्टेड होता है एनोड से। तो एनोड बिकम्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एनोड्स, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, मतलब इतना मोटा मोटा पाइप समझ के चलो। पाइप क्या बोलेंगे, हॉलो पाइप नहीं, सॉलिड पाइप, सॉलिड सिलेंडर, इतना मोटा मोटा ऐसा होता है एनोड। और एनोड अपने यहाँ इंदौर के बहुत नज़दीक बनता है, भोपाल के पास मंडीदीप है, जहाँ पर हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट्स है, वो लोग यही इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। एनीवे, सो व्हाट हैपेंस नाउ, लेट अस सी। इसमें अंदर वो क्रायोलाइट और एल्यूमिना का मोल्टन मटेरियल पूरा का पूरा भर दिया जाता है। ओके, अब भरने के बाद होता ये है
कि इसके अंदर जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है वैसे ही Al2O3 Al और ऑक्सीजन Al with 3+, ऑक्सीजन इज with 2-, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके तरफ भागेगा? आपके कैथोड की तरफ। कैथोड पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो कि यहाँ से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो व्हाट विल हैपन? Al3+ will gain 3 electron and will get converted into elemental aluminium, और ये एल्यूमिनियम बीइंग हैवियर देन Al2O3 नीचे की तरफ बैठते जाएंगे। ओके, तो इस ढंग से अपना एल्यूमिनियम नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो मोल्टन मास है वो ऊपर। अब ऑक्सीजन तो अकेला रह नहीं सकता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एट एनोड, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए, गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, एलिमेंटल नेसेट ऑक्सीजन, और इमीडिएटली 2 ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस बनेंगे O2। फिर ये ऑक्सीजन इसमें से, ये ग्रेफाइट का है मतलब कार्बन का है, इसमें से कार्बन को खुरचेगा, कार्बन को खुरच के ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बनेगा एंड इट विल बी डिसिपेटेड टू एयर। Keep one thing in mind, that cryolite does not take part in this electrolytic reaction. Cryolite remains just as it is. तो जब आपका नीचे एल्यूमिनियम ज़्यादा हो गया तो आराम से आप उसको खोलकर और इसमें से एल्यूमिनियम आप बाहर निकाल लो, वापस से बंद कर दो, वही ऑक्सीजन लेंसिंग वाला तरीका, ऊपर की जगह खाली हो गई। तो अब आपको मोल्टन स्टेट में लाना भी नहीं है, आपका ब्लास्ट फर्नेस में ले जाओ, वहाँ पर अच्छा खासा गर्म कर दो उसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, और उसको लाकर जैसे ही इसमें डालोगे, इसमें क्रायोलाइट पहले से ही जब है, क्रायोलाइट जैसे ही उसको देखेगा वैसे उसको मोल्टन स्टेट में डालोगे। इस ढंग से वो चलती रहती है प्रोसेस और आपका एल्यूमिनियम बनते रहता है। अब इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये हम लोग अगले एपिसोड के लिए छोड़ते हैं। टिल देन बाय।